अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि उनके आंसर को हमें कैसे लिखना है। तो ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है वो 2022 में जो पूछा गया था सवाल उसके बारे में। उर्दू, अगर आप फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और आपने उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हो चुके हैं उनको सॉल्व कराते हैं कि उनके जवाब को हमें कैसे लिखना है। तो आज हम 2022 में जो सवाल पूछे गए थे आपसे, यानी पिछले साल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि डेट भी आ चुकी है 14 अगस्त इसका डेट है, 2023 का क्वेश्चन होने वाला है बीएड उर्दू में। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने उर्दू लिया हुआ है तो, और ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। तो आज हम देखने वाले हैं कि 2022 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। सिर्फ पूछे गए यही नहीं, बल्कि उनके आंसर, उनके जवाब हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। तो 2022 में आपको एक हिदायत दी गई थी और ये हिस्सा अलिफ है। यहाँ हिदायत दी गई थी आपको कि सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। हर जवाब तकरीबन 50 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी ये क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे गए हैं। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो जितने दिए होते हैं सारे करने होते हैं। उसमें आपको छोड़ने का कोई मौका नहीं मिलता है कि आप इसे नहीं जानते हो तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही अगर हम बात करें जो लॉन्ग शॉर्ट टाइप होते हैं और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको जो 4 सवाल दिए होते हैं, कभी 3 दिए होते हैं, लेकिन 2 ही करने होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको जो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे के सारे करने हैं। तो सवाल नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा गया था कि उर्दू की फितरत और अहमियत का तज़किरा करते हुए निसाब में इसका मुकाम वाज़े कीजिए। तो आप लिखिए इसके जवाब में कि स्कूल के निसाब को तहकीकात के ज़रिए तरक्की दी जानी चाहिए। इस काम को यूनिवर्सिटी, महकमा तालीमात, तरबीती कॉलेज, रियासती तालीमी अदारे और स्कूल के तालीमी बोर्ड को इस पर गौर व अमल करना चाहिए। फिर दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि तफहीमी सवालात से आप क्या समझते हैं, बयान कीजिए। तो इसमें आपको जवाब यहाँ पे लिखना था कि इसमें डरावनी रात का मंजर दिखाकर या किसी चीज़ की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में तलबा से सवालात पूछे जाते हैं। तफहीमी सवालात का मतलब होता है कि बच्चे क्या इसके बारे में सोचते हैं, उनके सोचने समझने के हम चीज़ों को इस सवाल इनसे पूछने के बाद हम बच्चों के सोचने समझने का, उनके नज़रिया जानने का हमें मौका मिलता है कि वो क्या सोचते हैं। तो ये तफहीमी सवालात का मेन मकसद होता है। जैसे आप कोई तस्वीर दिखा सकते हैं और फिर उसमें आप पूछ सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो बच्चे, ये नहीं होगा कि सारे बच्चे एक ही जवाब दें, वो अपना अलग अलग नज़रिया बताएंगे आपको। तो ये तफहीमी सवालात का क्या मकसद हुआ, तो इससे हम समझते हैं ये हुआ। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि मकासद उमूमी और मकासद खुसूसी में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2023 के लिए, क्योंकि ये आप पिछले 2016 से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 2016, 17, 18, 19 और 20 में चूँकि हुआ नहीं, 19 में नहीं हुआ था, 20 में नहीं हुआ था, 21 में हुआ था। 20 तो कोविड का टाइम था तो इस वजह से उसमें नहीं हुआ था। तो जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व करिए। उन सारे सवालों को जवाब आप अच्छे से तैयार करिए, इंशाल्लाह इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूं कि कैसा आ सकता है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके लिए ऐसी ही होगी कि 2023 में आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तीसरा सवाल उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला होगा। यहाँ पर आप जवाब लिखिए कि मकासद उमूमी में तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना। ये मकासद उमूमी की बात हो रही है। मकासद उमूमी किसे कहते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो उसमें क्या होता है कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना होता है। जबकि मकासद खुसूसी कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य को। तो विशिष्ट उद्देश्य में इबारत, यहाँ इबारत से रिलेटेड होता है। इबारत में इस्तेमाल किए गए नए अल्फाज को तलबा सीख कर उसे अपनी गुफ्तगू में और तहरीर में इस्तेमाल करते हैं।
फिर सवाल चौथा आपसे पूछा गया था कि इमदादी अशिया में समई और बसरी आलात के मुकाम को वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समई व बसरी अमदाद वो ज़रिया है जो तलबा को अल्फाज के अलावा बताई जाती हैं। ये उनके तनकीदी ख्याल में मददगार हैं जो आला दर्जा के आमोजिश की बुनियाद है। इस तरह ये वो ज़ाब्ते हैं जिसके ज़रिए आमोजिश बमाने दिलचस्प और पुरअसर हो जाती है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि इस्नाफ सिखन से आप क्या समझते हैं, बयान कीजिए। तो इसके बारे में आप लिखिए कि इस्नाफ सिखन का तबादला या तो कभी चश्म व आबरू के इशारे, कभी सर हिलाकर, कभी गहरी सांस। ये इस्नाफ सिखन होता क्या है? भाषण शैलियाँ इसे कहते हैं हिंदी में। तो ये कैसे होती हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से हम अपने एहसास को बाहर जाहिर करते हैं। तो कभी गहरी सांस भर, कभी तेज सीटी और जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए होता है। फिर सवाल छठा आपसे पूछा गया था कि तदरीस कवायद के कौन कौन से तरीके हैं, वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पर आपका चूँकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, इसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। ये जो 8 के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के आंसर लिखने पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। यानी टोटल जब आप हिस्सा अलिफ करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये चूँकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मैं बहुत थोड़ा सा लिखा रही हूँ, सिर्फ उनके नाम ही बता रही हूँ कौन कौन से तरीके हैं, वो भी सारे के सारे नहीं, कुछ ही के। तो नंबर 1 पे आप डाल सकते हैं लेक्चर का तरीका। फिर आप लिख सकते हैं निसाबी कुतुब का तरीका। लेक्चर का तरीका होता है जिसमें बच्चे खामोशी से सिर्फ सुनते हैं और उस्ताद जो उनके होते हैं, मुअल्लिम होते हैं, वो अपने मजमून को, अपने जो उन्हें पढ़ाना होता है उसके बारे में उन्हें वो सुनाते हैं। यानी वो खामोश रहते हैं जो बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर इसमें बोलता है, उसे कहते हैं लेक्चर का तरीका। फिर आता है निसाबी कुतुब का तरीका। इसमें जो निसाब में लिखा होता है उससे रिलेटेड जो टीचर होते हैं वो बताते हैं। फिर आता है मुबाहिसा का तरीका। मुबाहिसा में होता है डिबेट करना, यानी बहस व तकरार होता है जिसमें। फिर आता है प्रोजेक्ट या मंसूबाती तरीका। इसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है कोई चीज़ का। फिर आता है कहानी का तरीका, यानी कहानी के ज़रिए हम बच्चों को कोई इल्म बता रहे होते हैं। फिर आता है खेल के ज़रिए तालीम का तरीका, यानी खेल खेल में बच्चे को सिखाते हैं। ये इब्तिदाई दर्जों के लिए ही बेहतर होता है, आला दर्जा के लिए ये जो तरीका है ये मुफीद कार नहीं साबित होता है। फिर सवाल आपसे 7वां पूछा गया था कि तदरीस नज़्म के मलहूज़ात बयान कीजिए। यहाँ आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप में है। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो जो आई थी 2021 में क्वेश्चन आपसे यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में यही सवाल पूछा गया था, तो उसमें हमने ज़्यादा लिखाया था। लेकिन यहाँ पर चूँकि वेरी शॉर्ट टाइप में, तो इसमें भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मौसीकी शायरी के दिल की धड़कन है। ताल और आवाज़ों के उरूज व ज़वाल की वजह से नज़्म के एहसासात उभरते हैं। और इसके आगे थोड़ा सा और लिखेंगे कि रस और शायरी एक दूसरे पर मुनहसर हैं, एक के बगैर दूसरा फरीक कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से रस को शायरी की रूह कहा जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक अच्छी निसाबी किताब की कुछ खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसमें आप लिखिए कि दरसी कुतुब को तलबा के ज़हनी तरक्की के मुताबिक होना चाहिए, और पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। दूसरे में आप लिखेंगे कि किताब में समाजी, अदबी, तबियाती, साइंसी, कहानियों और शायरी वगैरह नौइयत के मज़ामीन होने चाहिए। इसके अलावा आप लिखेंगे कि दरसी कुतुब में गैर साइंसी और तस्वरियाती कहानियों से भी परहेज़ की ज़रूरत है। यानी जो गैर साइंसी हैं, जैसे जादू टोना, ऐसा कोई उड़न खटोला, ऐसी कहानी जो मतलब रियल में हो ही नहीं सकती, गैर साइंसी हैं, तो उनसे परहेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे बच्चों को कुछ हासिल नहीं होता है, वो एक ख्यालाती दुनिया में चले जाते हैं। तो उन्हें जो चीज़ रियल में है उन्हीं के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ये अच्छी किताब की खुसूसियात होती है। फिर आता है दरसी कुतुब की ज़बान आसान से मुश्किल की जानिब होना चाहिए। ये नहीं कि पहले मुश्किल दे दे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे और फिर उनसे वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। अगर वो आसान होगा तो उनमें दिलचस्पी आएगी कि और सीखें इसको। फिर धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाइए। फिर आता है हिस्सा बा। ये अभी तक हमने हिस्सा अलिफ किया, अब हिस्सा बा में आपसे सवाल पूछा गया और यहाँ पर हिदायत दी गई कि इस हिस्से से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ आपको एक क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। इससे पहले 20 और फिर 20, यानी कि 40 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि निसाब से आप क्या समझते हैं? उर्दू निसाब की ज़रूरत पर रोशनी डालिए। या
यहाँ आपको ऑप्शन भी मिला हुआ है कि एक नहीं आता हो तो दूसरा कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि उर्दू ज़बान की दरसी किताबों में कौन सी खामियां पाई जाती हैं, इस सिलसिले में अपनी मुफस्सल राय पेश कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं निसाब क्या है और इस उर्दू निसाब की ज़रूरत पर रोशनी डालिए, इसके बारे में जानेंगे और ये वाला किसी और दिन देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जवाब लिखिए, फिर लिखिए निसाब। तो निसाब होता क्या है? निसाब कहते हैं कैरिकुलम को, इसे पाठ्यक्रम भी कहते हैं हिंदी में। तो लफ्ज़ी तौर पर निसाब यानी कैरिकुलम, यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कैरिकुलम कहते हैं। तो कैरिकुलम जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ यानी विदेशी भाषा है, ये यहाँ इंडिया का नहीं है। क्यूरे से माखूज़ है, कैरिकुलम क्यूरे से माखूज़ है यानी क्यूरे से बना है, जिसके माने दौड़ना होता है। इस तरह निसाब के माने दौड़ने का रास्ता या एक मैदान है जिसमें दौड़ लगाई जाए ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाए। फिर निसाब के बारे में मुनरो का क्या ख्याल है, इनके बारे में जानते हैं। तो मुनरो ने कहा है कि निसाब उन तमाम तजुर्बात पर मुश्तमिल है जो तालीम के मकासद को हासिल करने के लिए स्कूल के ज़रिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फिर आता है उर्दू निसाब की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि उर्दू निसाब में समाजी, अदबी, साइंसी, कहानियाँ और शायरी वगैरह नौइयत के मज़ामीन होने चाहिए। मिसलन कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी, घर, स्कूल और गांव वगैरह का तज़किरा, सेहत, मजहबी व कौमी त्योहारों का तज़किरा, कहानियाँ, कदीम हिंदुस्तान की झलकियाँ वगैरह शामिल किए जा सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उर्दू निसाब में। इस तरह मज़ामीन के इख्तिलाफ से जहाँ इल्म में इजाफ़ा होता है वहीं इसमें दिलचस्पी भी पैदा होती है। एक ज़रूरत तो ये है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन के दरमियान एक तालमेल कायम किया जाए। दूसरी तरफ इन मज़ामीन की ज़िंदगी से मरबूत करने की ज़रूरत है। मज़ामीन को बच्चों के साबका मालूमात कहते हैं पिछला इल्म, तो पिछले इल्म के मुताबिक होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो जोड़ पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर इसके अलावा गैर साइंसी और तस्वूरियाती कहानियों से भी परहेज़ की ज़रूरत है। मिसलन जादू, उड़न खटोला, परियों की कहानी या जिन और भूत के वाक़यात, इनसे बचना चाहिए, जो अक्सर देखते हैं आप किताबों में होती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। जो उर्दू निसाब बने वो इनसे दूर होने चाहिए, रियल वाली चीज़ें होनी चाहिए। मुहावरा और कहावतें इब्तिदाई दर्जों में रोज़मर्रा के आम बोलचाल की होनी चाहिए। अदबी मवाद बतदरेज आला दर्जों के लिए छोड़ा जा सकता है। आगे लिखिए, इब्तिदाई दर्जों के लिए बुनियादी ज़ख़ीरा अल्फाज तय किया जा सकता है। इब्तिदाई दर्जा किसे कहते हैं? 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय को ही इब्तिदाई दर्जा कहते हैं, जो कि मुकामी माहौल की मुनासिबत आम ख़यालात को आम फहम ज़बान में अदा कर सके। लेकिन इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये ना तो इंतहाई आसान हो कि तलबा इसमें दिलचस्पी ना लें और ना ही इंतहाई मुश्किल, यानी ये दोनों चीज़ का हमें ख्याल रखना है। हर एक दर्जा में तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में जितने अल्फाज का इजाफ़ा करना है वो मुख्तलिफ़ असबाब पर मुनक़स्म होना चाहिए। हर एक सबक में कम अज़ कम 10 नए अल्फाज ज़रूर होने चाहिए। यानी जो भी दूसरा, जैसे एक सबक है फिर दूसरा सबक है, तो पहले सबक में जितने नए अल्फाज हैं उनके मुकाबले दूसरे में 10 अल्फाज और नए शामिल होने चाहिए। किसी भी सबक में जो भी नए अल्फाज लाए गए हैं उनका इस्तेमाल यानी तकरार उस सबक में या बाद के सबक में बार बार होना चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए तो उसे हमें या नया वर्ड आ जाए तो उसे जो दूसरा सबक आप बता रहे हैं उसमें भी उसका यूज़ करना चाहिए, या कोई तकरार हो, बहस हो तो उसमें भी उन चीज़ों को ऐड करना चाहिए ताकि वो लफ्ज़ जल्द भुलाया ना जा सके। क्योंकि तलबा में एक आम रुझान नए अल्फाज को याद करते हुए पुराने अल्फाज को भूल जाने का भी होता है। मज़ामीन अगर बयानिया हो, साथ ही किसी किस्सा या कहानी पर मुश्तमिल हो तो समझने में आसानी रहती है। कहानी के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं, किस्सा कहानी के माध्यम से, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं।
अगर हम किसी मजमून को पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी किस्से कहानी से जोड़ कर फिर वो बताई जाए बातें तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। सबक की तरतीब में मौसम और वक्त का ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी इस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है, कैसा माहौल है, कैसा वक्त है, तो उसी से रिलेटेड हमारा निसाब होना चाहिए, हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इस बात का ख्याल रहे कि महीने की मुनासिबत से कोई मजमून लड़के को पढ़ाया जाए ताकि उसका ख़ास असर हो। फिर सवाल नंबर 3 आपसे पूछा गया कि उर्दू तदरीस में इम्तिहानात की खुसूसियात बयान कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिससे कहते हैं इम्तिहानात की अच्छाइयों और कमियों को बयान कीजिए। तो आज हम ये वाला ना करके ये वाला करेंगे, उर्दू तदरीस में इम्तिहानात की खुसूसियात क्या है। तो जवाब डालिए, फिर उसके बाद में लिखिए कि तदरीस में इम्तिहानात की खुसूसियात। आगे लिखिए, तदरीसी अमल का एक ज़रूरी व लाजिम जज़ो इम्तिहान भी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना इसके दूसरा अज्जा, मिसलन तालीम के मकासद, उसके हुसूल का एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ता और तरीक़ा तालीम वग़ैरह, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुअल्लिम ने मालूमात की फ़राहमी समाजी, शऊरती, जुमालियाती, एहसास, जज्बाती तोअज़्ज़ुन और इखलाकी अक़दार वग़ैरह में कहाँ तक कामयाबी हासिल की और उन्हें किस हद तक तरीक़ा तालीम में तब्दीली की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। आगे लिखिए कि साथ ही तलबा की लियाकत और सलाहियत और उनके रफ्तार तरक्की का भी वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता रहे, ताकि वो अपनी मेहनत व तवज्जो, लियाकत व सलाहियत के मुतालिक सही राय कायम कर सकें। मुअल्लिम व मुतअल्लिम यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों को मेहनत की तरगीब मिल सके और उन्हें अपनी कामयाबी पर खुशी भी हो। यानी ये नहीं सिर्फ कि उन्होंने कितना नहीं सीखा इसी को लेकर वो परेशान हो, नहीं, बल्कि जो वो कर सकें, कामयाबी जो उन्हें हासिल हो तो उस पर भी वो खुशी महसूस भी कर सकें। इम्तिहान के ज़रिए आप देखते हैं जो बच्चे नंबर अच्छे लाते हैं उन्हें खुशी भी होती है कि हाँ जो मैंने मेहनत किया वो रंग लाई, लेकिन जो नहीं ला पाते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ अगली बार इससे अच्छा करेंगे और उस जहाँ कमी रह गई उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इम्तिहान की अपनी एक तारीख़ है। शायद इब्तिदाई आफरीन में जब इंसान जंगलों और गारों में रहा करता था तो उस वक्त भी उसे इस दौर से गुजरना पड़ता रहा होगा। इस ज़माने में खेल के मुकाबले इसकी एक मिसाल है। यानी खेल के मुकाबले जो होते थे वो इम्तिहान ही होते थे। खेल करके कोई चीज़ जीतते थे या हारते थे तो ये इम्तिहान ही था। इम्तिहानात उमूमन 4 तरह के होते हैं। तो इम्तिहानात कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर आता है तहरीरी, जिसे कहते हैं रिटन। फिर आता है ज़बानी यानी ओरल। फिर आता है नज़री यानी थियोरेटिकल। फिर आता है अमली, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल। इसके बाद लिखिए कि तयीन कद्र इम्तिहान को ही कहते हैं। तो तयीन कद्र का मकसद न सिर्फ हुसूल इल्म के बारे में जानना होता है, बल्कि वो निसाब और तरीक़ा तदरीस को बेहतर बनाने में माऊन भी होता है। वो जामिद नहीं है बल्कि मुहतरक है और इसका तरीक़ा कार और मवाद इफ़राद की बदलती हुई ज़रूरियात के साथ बदलते रहना है, जिसके ज़रिया तदरीसी अमल और तदरीसी ज़रूरियात को बेहतर बनाया जा सके। इसके ज़रिए तदरीसी तरीक़ों के तासीर का अंदाज़ा किया जाता है। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि आज तयीन कद्र का मतलब ये नहीं है कि कितना सीखा गया, बल्कि मतलब कितना सीखा होना चाहिए, कितना सिखाया नहीं। यहाँ पर ये कितना सिखाया गया, ये इम्तिहान का ये मतलब नहीं होता है कि कितना सिखाया गया, बल्कि ये होता है कि कितना सीखा गया। उर्दू तदरीस के इम्तिहानात का मकसद न सिर्फ इल्म की आजमाइश है, बल्कि किरदार और रवैयों में नुमायाँ होने वाली तब्दीलियों का भी अंदाज़ा कायम करना है। इम्तिहानात के ज़रिए तलबा खुद भी अपनी कमियों और तरक्कियों को परख सकते हैं और मुअल्लिम अपनी भरपूर कोशिश से उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। ये जो इम्तिहानात होते हैं यानी जो टेस्ट होते हैं, इनसे जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो खुद भी अपनी कमियों और तरक्कियों को परख सकते हैं और इसके साथ साथ जो मुअल्लिम होती हैं तो जो इनकी कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फिर आता है हिस्सा ता।
इससे पहले हमने देखा हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, अब आता है ता। तो जो हिस्सा ता है इसमें आपको हिदायत दी गई है और इस हिस्सा से आपको 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए जो कम से कम 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका। और जब आप इसके लिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, यानी 20 40 नंबर इधर से हो जाएंगे और इससे पहले हमने 40 किया तो टोटल आपके 80 नंबर हो जाएंगे 40 करके। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपसे पूछा गया कि उर्दू तदरीस में इमलियाती तहकीक, जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं, के मराहिल बयान कीजिए और इसका एक खाका तहरीर कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया गया कि उर्दू अदब के एक अच्छे मौल्लिम की खुसूसियात बयान कीजिए। तो ये जो अच्छे मौल्लिम की खुसूसियात हैं ये पिछली कई वीडियो में हमने देखा, कई क्वेश्चन आए हुए थे तो हमने इसको किया भी है, तो वो आप सीख चुके हैं कि अच्छे मौल्लिम की खुसूसियात कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ये ना करके आज हम ये वाला देखेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। तो आप डालिए हेडिंग, जवाब लिखिए, फिर डालिए इमलियाती तहकीक या एक्शन रिसर्च। तो इमलियाती तहकीक लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले कर्ट लुइन 1934 ईस्वी में किया था। और ये इन्होंने कहाँ किया था? इन्होंने तालीम में नहीं किया था बल्कि फैक्ट्री के मज़दूरों पर किया था, जो इमलियाती तहकीक है इस लफ्ज़ का इस्तेमाल। फिर अब हम बात करते हैं कि तालीम में किसने इसका यूज़ किया, किसने इसका इस्तेमाल किया। तो आप नीचे लिखिए, लेकिन तालीम में इमलियाती तहकीक लफ्ज़ का इस्तेमाल 1951 ईस्वी में स्टीफन एम कोरे ने किया था। फिर हम बात करते हैं कि गुड ने क्या कहा है। तो गुड के मुताबिक है कि असातिज़ा और इंतजामिया अपने फ़ैसलों और इक़दामात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जो तहकीक करते हैं उसे एक्शन रिसर्च या इमलियाती तहकीक कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो अलग अलग माहिरीन तालीम ने अलग अलग अपनी राय दी है। तो ये हुआ गुड के मुताबिक। अब हम बात करते हैं मैकग्रेथटे के मुताबिक। तो मैकग्रेथटे ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि एक्शन रिसर्च एक मुनज़्ज़म इंक्वायरी की सरगर्मी है जिसका मकसद अफराद के ग्रुप की सरगर्मियों में तामीरी बेहतरी और तरक्की लाना है। फिर स्टीफन एम कोरे ने क्या कहा है? तो इनके मुताबिक है कि तालीम में एक्शन रिसर्च वो तहकीक है जो अपने तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। अब मुनरो ने क्या कहा है? तो मुनरो के मुताबिक है कि तहकीक मसाइल को हल करने का वो तरीका है जिसमें हक़ाइक़ से तजावीज़ की तस्दीक की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्शन रिसर्च के मकसद क्या होते हैं। तो इनके मकासद के बारे में जानेंगे। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रहेगा, फिर नीचे लिखिए पॉइंट वाइज कि स्कूल के वर्किंग सिस्टम को बेहतर और तरक्की देना। दूसरे पर लिखिए कि तलबा और असातिज़ा में जमहूरियत यानी लोकतांत्रिक जिसे कहते हैं कि हकीकी खुसूसियात पैदा करना, मेल मिलाप से रहें तलबा और असातिज़ा दोनों। तीसरे पे आएगा कि स्कूल के ज़िम्मेदारान असातिज़ा, प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र के दरमियान साइंसी रवैया पैदा करना। फिर अगला पर आएगा कि स्कूल के कारकनों कहते हैं कार्यकर्ताओं को। तो स्कूल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काम की महारत को फ़रोग़ देना। फिर अगले पर आएगा कि स्कूलों के काम काज में बेहतरी और तब्दीली के लिए तालीमी मुंतज़मीन को तजावीज़ देना। फिर आएगा कि स्कूल के रिवायती क़दामत पसंदी और मैकेनिकल माहौल को ख़त्म करना। फिर अगले पर आएगा कि स्कूल के वर्किंग सिस्टम को मुयस्सर बनाना। फिर अगले पर आएगा कि तलबा के कारगिर्दगी को सतह को बुलंद करना। फिर आता है एक्शन रिसर्च के मराहिल। तो एक्शन रिसर्च के कौन कौन से मराहिल हो सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे एंडरसन के मुताबिक। और इससे पहले हमने जो वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन ये एक आपसे पूछा गया था कि एक्शन रिसर्च के मराहिल कितने हैं, तो उसमें हमने लिखाया था 8 होते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग माहिर लिसानियात हैं, जो तालीम लिसानियात हैं माहिरीन, तो उन्होंने अपने अलग अलग राय दी हैं। तो यहाँ पर एंडरसन की बात करें तो एंडरसन के मुताबिक जो एक्शन रिसर्च के मराहिल हैं वो टोटल 7 हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। एंडरसन ने क्या बताया है? तो इन्होंने इमलियाती तहकीक को दर्जा झेल 7 मराहिल बताए हैं। नंबर 1 पर आता है मसला का इंतखाब करना, यानी मसला का इंतखाब। दूसरे पर आएगा मफरूज़े की इमारत, और तीसरे पर आएगा हक़ाइक़ जमा करने के तरीके। चौथे पर आएगा हक़ाइक़ की तालीफ़।
5वें पर आएगा हक़ाइक़ के शुमारियाती तज्ज़िया, और 6ठे पर आएगा हक़ाइक़ पर मबनी नताइज। फिर आएगा आखिरी होगा 7वें पर तस्दीक। तो अब एक एक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए मसला का इंतखाब करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें इमलियाती तहकीक का पहला कदम स्कूल में मौजूद मसले को समझना है कि मसला है कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ, उसको समझना। ये उसी वक्त मुमकिन है जब स्कूल के असातिज़ा, हेडमास्टर, प्रिंसिपल वगैरह इस बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। सिर्फ ऐसा करके वो असल मसले को समझकर अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर दूसरे पर आएगा मफरूज़े की इमारत। तो इसमें क्या होता है, तो एक्शन रिसर्च का दूसरा मरहला मसला को अच्छी तरह से समझने के बाद इस बात पर गौर करना कि इसकी वजूहात क्या है और इसके हल के लिए हमें क्या काम करने हैं। असातिज़ा, प्रिंसिपल, मैनेजर वगैरह इन कामों के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ या मशवरे देते हैं, यानी अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। इसके बाद वो अपने अकायद, समाजी इक़दार, स्कूलों के मकसद वगैरह को जहन में रखते हुए इन पर बहस करते हैं। यहाँ पर करते छुटा हुआ है तो आप यहाँ पर करते लिख लीजिए, बहस करते हैं। फिर आता है हक़ाइक़ जमा करने के तरीके। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्शन रिसर्च का तीसरा मरहला है। बहस के नतीजे में मसले को हल करने के लिए मंसूबे का इंतखाब करना और मफरूज़े की तामीर। बहस के तमाम फ़रीक मुश्तरका तौर पर इसके ज़िम्मेदार हैं। मफरूज़े में 3 चीज़ें तफसील से बयान की गई हैं। ये आप ना लिखिए कि जो 3 चीज़ें बयान की गई हैं वो यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाता, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखाया है, तो इसको रहने दीजिए। और इसके यहाँ लिखिए इंतखाब और मफरूज़े की तामीर बहस की तमाम फ़रीक व मुश्तरका तौर पर इसके ज़िम्मेदार हैं। और अगले पर लिखिए हक़ाइक़ की तालीफ़। इसमें लिखिए कि एक्शन रिसर्च का चौथा मरहला है प्लान पर अमल दरामद के बाद हक़ाइक़ या शवाहिद को जमा करने के तरीक़ों का तयन करना। इन तरीक़ों की मदद से जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्लान का असर क्या है। फिर आता है हक़ाइक़ के शुमारियाती तज्ज़िया। इसमें लिखिए कि एक्शन रिसर्च का 5वां मरहला है तयशुदा मंसूबे को नाफिद करना और इसकी कामयाबी या नाकामयाबी के हवाले से शवाहिद या हक़ाइक़ जमा करना। प्लान से मुतालिक तमाम लोग चौथे मरहले में तयशुदा तरीक़ों की मदद से हक़ाइक़ जमा करते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं और इन हक़ाइक़ पर तबादला ख्याल करते हैं। इसकी बुनियाद पर वो प्लान की शक्ल में तब्दीलियाँ करते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग वो अपना जो प्लान पहले तय कर चुके होते हैं उसमें और बदलाव करते हैं। फिर आता है हक़ाइक़ पर मबनी नताइज। तो एक्शन रिसर्च का 6ठा मरहला प्लान की तकमील के बाद जमा किए गए हक़ाइक़ या शवाहिद से नतीजा अखज़ करना है कि नतीजा किस नतीजे पर आप पहुँचे हैं। उसके बाद आता है तस्दीक। तस्दीक में लिखिए कि एक्शन रिसर्च का 7वां और आखिरी मरहला है दूसरे लोगों को प्लान के नताइज से आगाह करना, यानी दूसरों लोगों को जो आपने जिस नतीजा पर आप पहुँचे हैं उसके बारे में दूसरों लोगों को बताना, तस्दीक करना। इस तरह ये एक्शन रिसर्च के मराहल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उर्दू नज़्म से मुतालिक, यहाँ पर देखिए ये नज़्म है, किसी सबक पर दर्जा 8 के लिए 40 मिनट औकात का सबक खाका, जिसे लेसन प्लान कहते हैं या तवील दरस का मंसूबा कहते हैं या मंसूबा बंदी भी कहते हैं, उसको बनाना है आपको। और ये भी ख्याल रखिए कि ये नज़्म होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है उसमें नज़्म भी है और नस्र भी है। तो आप जो तैयार करके जाएं लेसन प्लान, तो नज़्म और नस्र दोनों करके जाएं, एक एक करके, क्योंकि कभी आपसे यहाँ पर नज़्म पूछा जाता है और कभी आपसे नस्र पूछा जाता है। और ये बनाइए लेसन प्लान के बारे में बताइए। या दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की खुसूसी अहमियत क्या है, तलबा के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि लेसन प्लान आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आज मैं यहाँ लेसन प्लान के बारे में ना बताकर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जवाब डालिए, फिर उसमें लिखिए उर्दू ज़बान की इब्तिदा, यानी उर्दू ज़बान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बनी, कैसे कहाँ से आई, तो क्या हुआ, ये उर्दू ज़बान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो 12वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान ने हिंदुस्तान पर तसल्लुत कायम किया
तो अरबी व फ़ारसी के अल्फाज ब्रज भाषा में मिलने लगे और इस तग़यीर के बायस 16वीं सदी ईस्वी में नई ज़बान की इब्तिदा हुई, जिसे क्या कहते हैं, उर्दू कहते हैं। और दूसरे एक आप लिखिए कि शहंशाह अकबर के ज़माने में जब राजा टोडरमल ने मालगुजारी यानी व्यापार करते थे तो मालगुजारी के तरीके को राइज किया तो हिंदू फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए। यानी जो शहंशाह अकबर थे वो फ़ारसी बोलते थे और जो यहाँ के रहते थे राजा लोग उनको आती थी हिंदी बोली। तो जो हिंदू थे जिन्हें हिंदी आती थी तो वो भी फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जिससे हम कोई मालगुजारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी काम का लेना देना होता है तो उसकी भाषा भी हमें जाननी चाहिए। तो इस वजह से जो हिंदू थे वो फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए। इस ज़माने से हिंदी में फ़ारसी अल्फाज की आमेजिश शुरू हुई और इस तरह एक जदीद ज़बान उर्दू की बुनियाद पड़ी। जो उर्दू है, उर्दू कैसी बनी, तो ये फ़ारसी और हिंदी के मेल मिलाप से बनी है। फिर लिखिए तलफ़्फ़ुज़ की खुसूसी अहमियत। तो तलफ़्फ़ुज़ की खुसूसी अहमियत क्या है, तो आप लिखिए कि जज्बात और ख़यालात के इजहार और तबादले के लिए हम ज़बान की 2 शक्लें इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? एक ज़बानी और एक तहरीरी। एक ज़बानी ऐसे बोल कर और एक लिख कर। तो ज़बान के इस्तेमाल की बुनियाद आवाज़ें हैं और हर आवाज़ के लिए एक मुकर्ररा हर्फ है और इसकी तलफ़्फ़ुज़ की जगह भी मुतय्यन है। अगर हम ख़यालात और एहसासात के इजहार के वक्त आवाज़ को इसके मुकर्ररा जगह से नहीं निकालेंगे तो हमारा इजहार नाक़िस हो जाएगा और ज़बान बेमाने और बेअसर हो जाएंगी। खालिस तलफ़्फ़ुज़ की अदम मौजूदगी में ज़बानी ज़बान गैर फितरी है और बेअसर हो जाती है। अक्सर हम इस तरह लिखते हैं जैसे हम बोलते हैं, यानी अगर हम गलत बोलेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत। लिहाजा तहरीरी ज़बान में भी वो नक़ाइस आते हैं। अल्फाज के इमला की निजासत की वजह से हमारा तलफ़्फ़ुज़ नापाक हो जाता है, गलत हो जाता है। इस तरह खालिस तलफ़्फ़ुज़ की बहुत अहमियत है। ये ज़बान की शक्ल को बढ़ाता है। तलफ़्फ़ुज़ की ख़राबी की वजह, तो कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिससे तलफ़्फ़ुज़ आपके ख़राब हो सकते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नक़ाइस कई वजाहत की वजह से पाए जाते हैं। मख़सूस इलाके और मख़सूस शख्स की वजह से ये नक़ाइस तलफ़्फ़ुज़ की बिगड़ी हुई शक्ल को जन्म देती हैं। यानी अलग अलग जो इलाका होता है, अलग अलग के उनके क्षेत्रीय प्रभाव भी बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ में पड़ते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो इस वजह से तलफ़्फ़ुज़ में बिगाड़ हो जाती है। तलफ़्फ़ुज़ की ख़राबी की वजाहियात ये हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है जिस्मानी वजाहियत, यानी कोई शारीरिक हो सकती है, बीमारी हो सकती है। मखर एज़ा की ख़राबी की वजह से तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नक़ाइस आते हैं। कुछ लोगों के आवाज़ के अज्जा जैसे गले, तालू, होठ, दांत वगैरह में नक़ाइस होते हैं, यानी इन चीज़ों में ख़राबियाँ होती हैं, तो इनसे वो वर्ड बोलते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो मुताल्लिक़ा आवाज़ों का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। दूसरा आता है हुरूफ़ तहज्जी के तलफ़्फ़ुज़ से नावाक़फ़ियत, यानी हुरूफ़ के बारे में नहीं जानना, नावाक़फ़ियत होना। उर्दू ज़बान की एक खुसूसियत ये है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल इसी तरह किया जाता है जिस तरह इसमें हुरूफ़ हैं। इसके बावजूद लाइल्मी की वजह से, यानी नामालूमी की वजह से बाज़ लोग हुरूफ़ और अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते। फिर आता है इलाक़ाई बोलियों का असर। इलाक़ाई बोलियों का असर यानी एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी। बानी कहते हैं बोली को, यानी हर 10 कोस 20 मील पर बानी यानी बोलचाल बदल जाती है। दर हकीकत ज़बान की शक्ल मुख्तलिफ़ ख़तों में तब्दीली नज़र आती है। अलग अलग लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर जो रहते हैं उनकी भाषाएं आप देखते होंगे तो वो अलग अलग यूज़ करते हैं। फिर आता है नफ्सियाती असबाब। तो इसमें लिखिए आप, नफ्सियाती अवामिल तलफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करते हैं। खौफ, हिचकिटाहट, जल्दबाजी, ताख़ीर वगैरह तलफ़्फ़ुज़ में नक़ाइस का बायस बनते हैं। इससे लसब, लापरवाही वगैरह की नशोनुमा होती है और तलफ़्फ़ुज़ मुतासिर होते हैं।
फिर आता है मुकामी असर, यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं उसका भी असर देखने को मिलता है तलफ़्फ़ुज़ की। जब आप गलत यूज़ करते हैं तो ये मुकामी असर भी होता है। जिस इलाके में बच्चा रहता है वहाँ की ज़बान बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ पर असरअंदाज होती है। और ये भी हो सकता है कि उस्ताद की कमी, तलफ़्फ़ुज़ की बेहतरी में उस्ताद का अहम किरदार है। अगर उस्ताद तलफ़्फ़ुज़ में एहतियात ना हो या सही तलफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो तलबा उसकी पैरवी करते हुए नापाक तलफ़्फ़ुज़ करने लगते हैं, यानी गलत वर्ड यूज़ करने लगते हैं। जैसा टीचर बोलेगा फिर वैसे बच्चे भी बोलने लगेंगे और ये खराबी उनमें हमेशा रहती है। फिर आता है खालिस ज़बान के माहौल का फ़क़दान। ज़बान तक़लीद से सीखी जाती है। अगर ज़बान के खालिस शक्ल का माहौल ना मिल सके तो नापाक तलफ़्फ़ुज़ फ़ितरी है। नापाक तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान परवान चढ़ने वाला बच्चा सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता। फिर आता है बुरी आदतें। बुरी आदतों से भी बच्चे तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं बोल पाते हैं। ज़ाती बुरी आदतें भी गलत तलफ़्फ़ुज़ की वजह बनती हैं। अब हम जानते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ सीखने की ज़रूरत क्या है। तो आप हेडिंग डालिए कि तलफ़्फ़ुज़ सिखाने की ज़रूरत। उर्दू ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बहुत से नक़ाइस हैं। तलफ़्फ़ुज़ में आवाज़ को ख़ास अहमियत हासिल है। आवाज़ों के अदम मौजूदगी में न अल्फ़ाज होते हैं और न ज़बान, इसलिए आवाज़ों के तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तलफ़्फ़ुज़ सिखाने की ज़रूरत की वजूहात ये है कि गलत तलफ़्फ़ुज़ ज़बान की ज़ाहिरी शक्ल को ख़राब कर देता है। गलत तलफ़्फ़ुज़ उसकी तहज़ीबी शक्ल को बिगाड़ देता है। बचपन से ही तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाए ताकि बच्चे नापाक तलफ़्फ़ुज़ ना कर पाएँ। बचपन से ही उस पहलू पर तवज्जो देने से बच्चे आइंदा कभी तलफ़्फ़ुज़ के मुजरिम नहीं होंगे। तलफ़्फ़ुज़ के इल्म के बग़ैर ज़बान का कोई इल्म नहीं, यानी तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। अगर तलफ़्फ़ुज़ ख़राब है तो फिर ज़बान का कोई इल्म नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों को दुरुस्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो ये मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1 पर आप लिखिए कि तलफ़्फ़ुज़ की निजात को दूर करने के लिए शुरू से ही बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाए और उनकी निजात को फ़ौरन दूर किया जाए। जैसे बच्चे गलत बोले तो उनको तलफ़्फ़ुज़ को सही किया जाए। दूसरे पर आता है बच्चा तक़लीद से ज़बान सीखता है, इसलिए बच्चे को खालिस बोलने वाले अफराद से राब्ता रखना चाहिए। यानी जो वर्ड को तलफ़्फ़ुज़ को सही यूज़ करते हैं उनके बच्चे के आसपास वैसे ही लोग होने चाहिए। अगर कोई गलत यूज़ करता है, गलत उसके तलफ़्फ़ुज़ हैं, तो बच्चा चूँकि जो भी सुनेगा उसको अपने अंदर एक्वायर कर लेगा बहुत ही जल्दी। ये बचपन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि उससे जो बच्चे से जितने लोगों का राब्ता होता है तो वो तलफ़्फ़ुज़ उनके अच्छे होने चाहिए। तीसरे पे आता है कि बच्चों में सही तलफ़्फ़ुज़ की उमंग बेदार की जाए। चौथे पर है उस्ताद क्लास में सही तलफ़्फ़ुज़ करे, यानी जो उस्ताद है वो सही तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करे। यहाँ इस्तेमाल नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। पाँचवें पर आएगा अगर स्कूल में कोई भी मज़मून पढ़ाया जाता है तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाए। छठे पे लिखिए कि जिस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बच्चा ठीक तरह से नहीं कह सकता उसकी पाक शक्ल को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार करने से वो अच्छे से बोल पाएगा। सातवें पर आएगा कि अल्फाज की तश्कील की ज़रूरी तालीम दी जाए। आठवें पर आएगा कि बच्चे को ग्रामर के कवायद का मुकम्मल इल्म दिया जाए। और नौवें पर आएगा कि रस्मुल ख़त्म का वाज़ेह इल्म दिया जाए। और 10वें नंबर पर आएगा कि जिस्मानी नक़ाइस को दूर किया जाए। अगर उसे कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जैसे दांत में, गले में, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए या जैसे भी सही हो सके उसकी ध्यान रखा जाए। इस तरह आज हम लोगों ने देखा कि 2022 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे इनको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि कॉपियाँ नहीं भरेंगी और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और ये जो PDF है वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
اور آپ لوگوں کی کوئری تھی کہ جو ماڈل پیپر یعنی 2023 میں کون کون سے کوشچن آ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ایگزام اورینٹیڈ کچھ مٹیریل دے سکوں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی پر ہوگی کہ 2023 میں کون کون سے کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔